लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया के बड़े अखबारों और मीडिया मंचों से सबसे अहम खबरें, विचार और विश्लेषण। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख अमेरिका की मौजूदा स्वास्थ्य नीति पर एक गंभीर चेतावनी की तरह है। लेख में डॉक्टर स्टीवन वुल्फ, जो एक वरिष्ठ चिकित्सक और शोधकर्ता हैं, साफ शब्दों में कहते हैं अमेरिका में लोगों का स्वास्थ्य और भी बदतर होने वाला है। वजह कई है। स्वास्थ्य बजट में कटौती, फेडरल स्वास्थ्य कर्मचारियों की छटनी, टीकाकरण सलाहकार पैनल की उथल-पुथल, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का खत्म होना और प्रदूषण नियंत्रण नियमों में ढील। वुल्फ के मुताबिक इन सब का असर सिर्फ आंकड़ों में नहीं दिखेगा। इसका असर अमेरिकियों की औसत आयु, बीमारियों से लड़ने की क्षमता और नई दवाओं या इलाज तक पहुंच पर पड़ेगा। इस लेख में विडंबना भी उजागर होती है कि अमेरिका के मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, जिनका नारा है मेक अमेरिका हेल्दी अगेन, उन्हीं की नीतियां उस बुनियादी स्वास्थ्य प्रणाली को कमजोर कर रही हैं जो अमेरिका को स्वस्थ बना सकती हैं। लेख का सार सिर्फ आलोचना नहीं है, ये एक कॉल टू एक्शन भी है। डॉक्टर वुल्फ स्वास्थ्य क्षेत्र के पेशेवरों, स्वतंत्र मेडिकल संस्थाओं और आम नागरिकों से अपील करते हैं कि वो आवाज उठाएं, क्योंकि विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का सिकुड़ना सिर्फ एक नीति बदलाव नहीं, बल्कि जन स्वास्थ्य का संकट बन सकता है। लेख हमें ये याद दिलाता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था अपने आप नहीं चलती, उसे मजबूत बनाए रखने की जिम्मेदारी पूरे समाज की होती है। हेल्थ सिस्टम की गिरावट की चिंताएं सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। चलिए अब नजर डालते हैं खेल की दुनिया पर, जहां महिला खिलाड़ियों को जीत से ज्यादा खुद को सुरक्षित रखने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। द गार्जियन के इस लेख की शुरुआत भले ही विंबलडन के खेल रोमांच से होती है, लेकिन असली चिंता उस माहौल की है जिसमें महिला खिलाड़ी खेल रही हैं। बात सिर्फ कोर्ट पर प्रदर्शन की नहीं है, बल्कि कोर्ट के बाहर उनके साथ हो रहे बर्ताव की है, जो कहीं ज्यादा चिंताजनक है। खिलाड़ियों को सुरक्षा दी जा रही है, कुछ को स्टॉकर से बचाने के लिए टिकट तक ब्लॉक किए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे इंतजाम की जरूरत बार बार क्यों पड़ रही है? क्या सिर्फ कुछ लोगों को रोक देने से बात नहीं बन जाएगी? ब्रिटिश खिलाड़ी कैटी बोल्टर ने हाल ही में कहा कि ऑनलाइन गालियां और पीछा करने वालों से उनका मानसिक संतुलन डगमगा जाता है। कई महिला खिलाड़ियों ने बताया कि उन्हें बार बार ऐसे पुरुष परेशान करते हैं जो खुद को फैन कहते हैं, लेकिन असल में एक तरह से हिंसक नियंत्रण चाहते हैं। इस माहौल को और ज्यादा जहरीला बनाता है जुए का गुस्सा। एक रिपोर्ट बताती है कि महिला खिलाड़ियों को मिलने वाली ज्यादातर गालियां उन्हीं लोगों से आती हैं जो जुए में हार गए होते हैं। यानी खिलाड़ी अगर हार जाए तो गालियां और जीत जाए तब भी शक। और सबसे ज्यादा ये गुस्सा महिला खिलाड़ियों पर निकलता है। ऑस जाबर जैसी खिलाड़ियों ने साफ कहा है कि ऐसे लोगों को हमेशा के लिए जुआ प्लेटफॉर्म से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन समस्या सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं है, ये हमारे समाज का आईना भी है। जहां औरत जब आगे बढ़ती है तो सिर्फ खिलाड़ी नहीं रहने दिया जाता, उसे उसकी पहचान, आजादी और आत्मविश्वास के लिए बार बार सजा दी जाती है। द गार्जियन इस लेख में यही कहता है, अगर खेल को सच में स्वतंत्र और सुरक्षित बनाना है तो सिर्फ नियम बदलना नहीं, रवैया भी बदलना होगा। ये खिलाड़ियों की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। जहां एक तरफ खेल के मैदान में असुरक्षा की गूंज है, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर लोकतंत्र की आवाज बुलंद हो रही है। चलिए अब रुख करते हैं सर्बिया की ओर, जहां छात्र और युवा सरकार की सत्तावादी नीतियों के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। सर्बिया में इन दिनों बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इसके पीछे सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच की तानाशाही शैली और लोकतंत्र को कुचलने की बढ़ती प्रवृत्ति है। अल जजीरा के मुताबिक ये प्रदर्शन नवंबर 2023 में उस वक्त शुरू हुए जब एक सरकारी निर्माण प्रोजेक्ट में लापरवाही के कारण 16 लोगों की जान चली गई। लोगों को लगा कि यह हादसा सरकार में फैले भ्रष्टाचार का नतीजा है। लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन सिर्फ हादसे की नाराजगी से आगे बढ़कर एक लोकतांत्रिक संघर्ष में बदल गया। खासकर छात्र आंदोलनकारियों ने अब वुचिच सरकार को अवैध तक कह दिया है और मांग की है कि जल्दी चुनाव कराए जाएं, वोटिंग में गड़बड़ी ना हो, मीडिया को स्वतंत्र रखा जाए और शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। राष्ट्रपति वुचिच ने इन प्रदर्शनों को विदेशी साजिश बताया और प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी कहा। उन्होंने कहा इनसे सर्बिया की स्थिरता को खतरा है। हालांकि उन्होंने किसी विदेशी साजिश का कोई प्रमाण नहीं दिया।
इस लेख में अल जजीरा ये भी याद दिलाता है कि सर्बिया में ऐसा विरोध पहले भी हो चुका है। ठीक 25 साल पहले 2000 में सर्बियाई जनता ने तानाशाह स्लोबोदान मिलोसेविच को बड़े जन आंदोलन से सत्ता से हटा दिया था, जिसे बुलडोजर क्रांति कहा गया। इस इतिहास को ध्यान में रखते हुए आज के प्रदर्शनकारी भी खुद को लोकतंत्र की उसी लड़ाई का नया चेहरा मान रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि सरकार इस आंदोलन को दबाने की कोशिश जरूर करेगी और गिरफ्तारियां भी जारी हैं, लेकिन छात्र और युवा पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। अल जजीरा इस आंदोलन को लंबी लड़ाई का संकेत मानता है, जिसमें युवाओं की चेतना और सड़कों पर उतर आने की हिम्मत सर्बिया के लोकतंत्र की भविष्य दिशा तय कर सकती है। लोकतंत्र की लड़ाई सिर्फ एक देश की नहीं, वैश्विक राजनीति में भी कुछ नेता शांति की बातें करते हैं, लेकिन उनके फैसलों के पीछे का सच कुछ और ही होता है। अब सुनिए डोनाल्ड ट्रंप की तथाकथित शांति नीति पर पाकिस्तान के अखबार डॉन का तीखा विश्लेषण। डॉन का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद को भले ही शांति पुरुष बताएं, लेकिन उनके काम और रवैये से शांति नहीं, ज्यादा अराजकता फैलती है। ट्रंप ने दुनिया के कई हिस्सों में जबरदस्ती और धमकी की भाषा अपनाई, चाहे ईरान पर हमला हो, चीन के साथ ट्रेड वॉर हो या गाजा में इजराइल की हिंसा पर चुप्पी। अखबार का कहना है कि ट्रंप ने शांति के नाम पर दिखावा किया, असल में उन्होंने कई बार हालात को और बिगाड़ा। डॉन खास तौर पर गाजा का जिक्र करता है, जहां बच्चों और महिलाओं की मौत पर भी ट्रंप सरकार ने कोई रोक नहीं लगाई। उल्टा यूएन ने संघर्ष विराम के प्रस्ताव को बार बार वीटो किया। अखबार ये भी कहता है कि पाकिस्तान सरकार ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए क्यों नामित किया। क्या एक मामूली सी बातचीत से युद्ध रुक जाता है? और अगर ट्रंप की दखल इतनी जरूरी थी तो पाकिस्तान की परमाणु ताकत का क्या मतलब रह जाता है? कुल मिलाकर अखबार ये मानता है कि ट्रंप की शांति ताकत थोपने और अपने मतलब साधने की रणनीति है, जो असली शांति से बहुत दूर है। वैश्विक कूटनीति की इन पेचीदगियों के बीच अब नजर डालते हैं यूरोप की एक सामूहिक सैन्य शक्ति बनाने के विचार पर। क्या ये जरूरत है या सिर्फ एक आदर्शवादी कल्पना? बीबीसी ने इस पर गहराई से विश्लेषण किया है। बीबीसी के लेख में समझाने की कोशिश की गई है कि यूरोपीय सेना का सपना क्या आज की जरूरत है या सिर्फ एक अव्यवहारिक कल्पना। लेख के मुताबिक यूरोप में एक साझा सेना बनाने का विचार नया नहीं है। कई बार ये सुझाव सामने आ चुका है, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से बात आगे नहीं बढ़ पाई। अब एक बार फिर से ये मुद्दा चर्चा में है, क्योंकि रूस का हमला और अमेरिका की अनिश्चित भूमिका यूरोप के लिए चिंता का कारण बन चुके हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने यूरोपीय संसद में कहा कि अगर यूरोप को सुरक्षित रहना है तो उसे अपनी खुद की सेना बनानी चाहिए, यानी यूरोपीय संघ के सभी 27 देश मिलकर एक साझा सेना तैयार करें। पर लेख बताता है कि ये करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सभी यूरोपीय देश इस पर एकमत नहीं हैं। कई देशों को डर है कि इससे अमेरिका नाराज हो सकता है, जो अब तक यूरोप की सबसे बड़ी सुरक्षा गारंटी रहा है। अगर साझा सेना बनी भी तो कौन उसका नेतृत्व करेगा, कौन कितना पैसा देगा, किसकी मर्जी से सेना चलेगी? विशेषज्ञ कहते हैं कि नेटो में अमेरिका की लीडरशिप के बिना यूरोप की सुरक्षा अधूरी है। इसी वजह से पूर्वी यूरोप के देश जो रूस के नजदीक हैं और जिन्हें खतरा ज्यादा महसूस होता है, यूरोपीय सेना के विचार से घबराए हुए हैं। लेख में बताया गया है कि 1950 के दशक में भी यूरोपीय सेना बनाने की कोशिश हुई थी, लेकिन फ्रांस की संसद ने उस योजना को रोक दिया। उसके बाद से कई बार चर्चा हुई, लेकिन एक बार भी योजना जमीन पर नहीं उतर सकी। लेख ये भी साफ करता है कि अगर सभी देश मिलकर सेना बना भी लें तो उसे चलाना आसान नहीं होगा। हर देश की अपनी अलग नीति, बजट और प्राथमिकताएं हैं। फिलहाल यूरोपीय देश दो बातें तो मानते हैं, उन्हें अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपने रक्षा बजट और सैन्य तैयारियों को मजबूत करना जरूरी है। इसलिए कुछ देश जैसे पोलैंड और लिथुआनिया अपने रक्षा बजट को भी बढ़ा रही हैं, क्योंकि रूस का सीधा खतरा उन्हें सबसे ज्यादा महसूस होता है। अंत में बीबीसी का लेख यही बताने की कोशिश करता है कि यूरोपीय सेना का विचार अभी बहुत दूर की बात है। हाँ, यूरोपीय देश आपस में सुरक्षा सहयोग बढ़ा रहे हैं, लेकिन साझा सेना बनाना फिलहाल एक सपना ही लगता है, जिसकी राह में पैसे, राजनीति और भरोसे की बड़ी रुकावटें हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Let's Mike, a news-based app on your phone